बीए फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, पिछला वीडियो जो हमने देखा था वो एलिजाबेथन एज के बारे में था, जो कि एक साहित्य काल है एलिजाबेथन एज, जो कि 1558 से 1603 तक चलता था। तो हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा कि यह इंग्लैंड के अंदर रानी एलिजाबेथ का शासनकाल था, जो लगभग 45 वर्षों तक चला। फिर हमने देखा कि इसके अंदर क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई और कौन कौन से लेखक थे, उन्होंने साहित्य को अत्यधिक अलंकृत किया। इसके बाद हमने देखा कि इस लिटरेरी पीरियड की क्या क्या विशेषताएं थी। तो सामान्य विषय वस्तु और सामान्य विशेषताओं के बाद अब हम आज चर्चा करते हैं कि इस एज के अंदर किस प्रकार का साहित्य लिखा गया। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रेंड्स इन पोइट्री, काव्य के अंदर इस एज के अंदर क्या तरक्की हुई, पोइट्री के अंदर क्या तरक्की हुई। तो द एज वॉज प्रॉस्परस एज इन पोइट्री फर्स्ट। तो यह जो एज था, ये साहित्य काल था, वो काव्य के क्षेत्र में एक समृद्ध काल था। और फर्स्ट सबसे पहले हम देखें तो स्पेंसर, जो एडमंड स्पेंसर है, यहाँ पर ई है, तो एडमंड स्पेंसर ने ग्लोरीफाइड किया, इसे गौरवान्वित बनाया विद हिज शेफर्ड्स कैलेंडर। तो स्पेंसर की एक प्रसिद्ध कविता है जिसका नाम है शेफर्ड्स कैलेंडर। इस कविता के साथ सबसे पहले इस युग को, इस एज को गौरवान्वित किया। ही वॉज द ग्रेटेस्ट नॉन ड्रामेटिक पोइट ऑफ द एलिजाबेथन एज। और वो एलिजाबेथन काल का महानतम नॉन ड्रामेटिक यानी गैर नाटकीय कवि था। यानी ऐसा कवि जिसने नाटक नहीं लिखे, ऐसा गैर नाटकीय कवि था महानतम। क्योंकि नाटकीय कवियों में तो सबसे ऊपर नाम विलियम शेक्सपियर का आता है, और गैर नाटकीय कवि में अंदर जिसने नाटक नहीं लिखे हैं उनमें एडमंड स्पेंसर महानतम था। ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ एलिजाबेथन पोइट्री। तो ग्रीक, यूनानी और जो रोमन लिटरेचर था, रोम का जो साहित्य था, इसने एलिजाबेथन एज की पोइट्री के ऊपर, उसके काव्य के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला। मेन लिटरेरी फॉर्म्स इन पोइट्री वर, और पोइट्री के अंदर, काव्य के अंदर जो मुख्य साहित्य कार्य हैं वर सोनेट, सटायर एंड लिरिक। वो सोनेट था, सटायर था और लिरिक था। सोनेट का मतलब 14 लाइन की कविता, जो हमने आइस एंड फायर और डेथ बी नॉट प्राउड जो पोएम पढ़ी पोइट्री वाले भाग के अंदर, वो सोनेट थे। सटायर यानी व्यंग्य, जैसा कि हमने पोएम पढ़ी शेडवेल। और लिरिक यानी गीत, जो जॉन डन की हमने पोएम पढ़ी गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, वो एक लिरिक था। तो इस काल के अंदर जो मुख्य साहित्यिक रूप थे पोइट्री में, वो सोनेट, सटायर यानी व्यंग्य और लिरिक यानी गीत थे। अ नंबर ऑफ सोनेट और वेरियस सब्जेक्ट, बड़ी संख्या में जो सोनेट थे वो वेरियस सब्जेक्ट, विभिन्न विषय पर लिखे गए, जैसे प्रेम के ऊपर, लव के ऊपर, रिलीजन धर्म के ऊपर, पेट्रोटिज्म और देशभक्ति के ऊपर बड़ी संख्या में सोनेट लिखे गए। द यूज ऑफ हेरोइक कपलेट, दो इन इट्स चाइल्डहुड, was preferred to their other stanza forms. The use of heroic couplet, heroic couplet का जो प्रयोग था, heroic couplet क्या होता है? दो लाइनों का एक समूह होता है जिसको हम हिंदी में दोहा बोलते हैं, और ये हेरोइक होता है, यानी इसको आइम्बिक पेंटामीटर में द्विमात्रिक पंचपदीय छंद में लिखा जाता है। तो दो इन इट्स चाइल्डहुड, यद्यपि यह जो स्टेंजा फॉर्म था, पद्य रूप था, अभी इसके बचपन बाल्यकाल में था, पूर्णतः विकसित नहीं हुआ था। वॉज प्रीफर्ड, इसको प्राथमिकता दी गई टू अदर स्टेंजा फॉर्म, दूसरे स्टेंजा फॉर्म को, दूसरे पद्य रूपों पर इसको प्राथमिकता दी। तो इसको बोलते हैं विरोचित दोहा। तो यह विरोचित दोहा, जो कि यद्यपि इसके अभी शुरुआत काल में बाल्यकाल में था, इसको दूसरे पद्य रूपों पर ज़्यादा प्राथमिकता मिली। दिस वॉज द टाइम, और यह वह समय था when metaphysical poetry rose in literature, जब साहित्य के अंदर मेटाफिजिकल पोइट्री का उदय हुआ। मेटाफिजिकल पोइट्री का मतलब होता है पराभौतिकी काव्य, ऐसा काव्य जो साहित्य की या पोइट्री की परंपराओं के हिसाब से नहीं चलता है, बल्कि इसके अपने अलग नियम हैं, अलग प्रकार की विषय वस्तु होती है। तो इस पराभौतिकी जो काव्य है, इसकी शुरुआत साहित्य में इसी समय हुई थी। दिस वॉज द पोइट्री, इसमें लिखा हुआ है कि यह उस प्रकार का काव्य था ऑन सब्जेक्ट, जो कि एक ऐसे विषयों पर लिखा गया था, बियॉन्ड टाइम स्पेस बीइंग etc, जो कि समय, स्थान और अस्तित्व इन सभी से परे था। यानी ये पराभौतिकी काव्य था, काव्य के असाधारण नियमों से परे था। तो समय, स्थान और अस्तित्व के नियमों से परे जो विषय हैं, उन विषयों पर इसको लिखा गया था। एंड जॉन डन 1573 to 1631 वॉज प्रीकर्सर, जिसका जन्म 1571 में हुआ था और जो 1631 तक रहा।
ये इसका मुख्य प्रीकर्सर यानी इसका अग्रदूत था, यानी जॉन डन ने ही मेटाफिजिकल पोइट्री की शुरुआत की थी। द मेन एलिजाबेथ पोइट और एलिजाबेथल काल के जो मुख्य जो कवि हैं उनमें नाम आता है फिलिप सिडनी का, एडवर्ड स्पेंसर का, विलियम शेक्सपियर, हेनरी कॉन्स्टेबल, जोसेफ हॉल, जॉन मार्स्टन, थॉमस चैंपियन, विलियम शेक्सपियर और सैमुअल डेनियल, ये कुछ एलिजाबेथन काल के प्रमुख कवि हुए हैं। ट्रेंड्स इन प्रोज और गद्य के क्षेत्र में क्या प्रचलन रहे, तो प्रोज टू फ्लोरिस्ट इन एज, और प्रोज गद्य भी इस काल में काफ़ी पनपा विकसित हुआ। एज मच एज पोइट्री, बिल्कुल उतना ही जितना कि काव्य पोइट्री पनपी उतना ही गद्य भी पनपा। अ नंबर ऑफ ग्रीक, रोमन एंड इटालियन वर्क वर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, बड़ी संख्या में ग्रीक यानी यूनानी, रोमन यानी रोम के और इटालियन इटली के जो कार्य थे उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। फ्रांसिस बेकन, जॉन लिली, फिलिप सिडनी, टॉमस ग्रीन, टॉमस नेश, वॉल्टर रालेफ, ये सभी इस काल के महान प्रोज राइटर यानी गद्य लेखक हैं। मेन वर्क्स और गद्य के क्षेत्र में मुख्य कार्य, मुख्य किताबें थी, कौन कौन सी थी? यूफेज, यहाँ पे यू आएगा, एन के बजाय यू उल्टा हो गया, तो यूफेज जॉन लिली का, आर्केडिया फिलिप सिडनी का, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग जो कि फ्रांसिस बेकन ने लिखा था, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ये वॉल्टर रॉलेफ ने लिखा था, क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड ये राफेल हॉलिनशेड ने लिखा था, और प्रिंसिपल नेविगेशंस ये हेल्क्यूट ने लिखा था। तो ये सभी उस समय के मुख्य गद्य कार्य हैं। तो कोष्टक में लेखक का नाम है और जो कोष्टक में नहीं है उसके आगे है वो बुक का नाम है। तो ये सब प्रोज वर्क्स हैं, इन सभी को इन लेखकों के द्वारा लिखा गया था। बेकन वॉज द प्रिंसिपल प्रोज मास्टर ऑफ हिज टाइम, और फ्रांसिस बेकन उस समय का सबसे मुख्य गद्य लेखक था। ही प्रेजेंटेड, और उसने जो प्रस्तुत किया अपना सबसे मुख्य कार्य उसका नाम था एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। अब बात करते हैं ड्रामा की, क्योंकि ऊपर पढ़ा था हमने कि एलिजाबेथन काल ड्रामा के क्षेत्र में एक महानतम काल था। तो कैसे क्या क्या हुआ था ये देखते हैं। तो एलिजा में एल नहीं है, आप एल लिखना। तो एलिजाबेथन काल के अंदर है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, एक संघर्ष देखने को मिला जो दो प्रकार के लोगों के में था, ह्यूमनिस्टिक और एक्सपेरिमेंटलिस्ट। ह्यूमनिस्ट यानी मानवतावादी और एक्सपेरिमेंटलिस्ट का मतलब प्रयोगवादी। यहाँ पे ई नहीं आएगा, ये गलत हो रहा है। तो मानवतावादी और प्रयोगवादियों में एक जो संघर्ष था हैज बीन मैनिफेस्टेड, वो प्रकाश में आया, लोगों के सामने आया। ह्यूमनिस्टिक वो थे फेवरेट क्लासिक ड्रामा, जो कि प्राचीन नाटकों का पक्ष लेते थे, यानी वो नाटकों के जो प्राचीन नियम थे उन नियमों का पालन करने का पक्ष लेते थे। और विच फॉलोड, जो कि अनुसरण करता था। क्लासिकल ड्रामा जो प्राचीन नाटक थे वो क्या फॉलो करते थे, किसका अनुसरण करते थे? सेपरेशन ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। वो चाहते हैं कि ट्रेजेडी यानी दुखांत और कॉमेडी यानी सुखांत, इन दोनों प्रकार के नाटकों को हमेशा अलग अलग ही रहने दिया जाए, क्योंकि बाद में इन दोनों का एक मिक्सचर आ गया था, ट्रेजी कॉमेडी, जिसने दोनों का ही मजा बिगाड़ दिया था। तो ह्यूमनिस्टिक वो थे जिसकी मानते थे कि नाटक क्लासिक ही होना चाहिए, यानी उसके अंदर ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों अलग अलग रहनी चाहिए। 3 ड्रामेटिक यूनिटी, और उसमें 3 नाटकीय एकताएं जो होती है उनका पालन किया जाना चाहिए। स्पेशली और सबसे मुख्य रूप से ट्रेजेडी फॉर्म मोस्ट, यानी ट्रेजेडी का यानी दुखांत नाटक का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ऐसा मानते थे ह्यूमनिस्टिक। तो ह्यूमनिस्टिक मानते थे क्लासिकल ड्रामा ही चले जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी अलग अलग रहे, 3 नाटकीय एकताओं का पालन किया जाए और मुख्यतः ट्रेजेडी का ही प्रयोग किया जाए। बट लेकिन इनसे विपरीत जो दूसरा जो समूह था एक्सपेरिमेंटलिस्ट, यहाँ पे भी ई हटाना होगा, जो प्रयोगवादी थे वो इस पक्ष में थे टू ब्रेक ऑल द रूल्स, कि साहित्य के सभी नियमों को तोड़ दिया जाए, फॉर सेक ऑफ एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के लिए, एंड फेवर्ड, और उन्होंने पक्ष लिया ट्रेजी कॉमेडी। जो भी मैंने बताया था कि ट्रेजिडी और कॉमेडी को अलग अलग रखा जाए और इन दोनों का मिक्सचर होता है ट्रेजी कॉमेडी। अ मिक्सचर ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजिडी इन वन फॉर्म, एक ही रूप में ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों का मिक्सचर, तो इसका पक्ष लेते थे। तो ये इन दोनों एक्सपेरिमेंटलिस्ट, प्रयोगवादी और मानवतावादी, इन दोनों के बीच में टकराव इसी एज में सामने आया। शेक्सपियर एस्टेब्लिश्ड रोमांटिक ड्रामा, और शेक्सपियर ने स्थापना की रोमांटिक ड्रामा की, यानी रोमांटिक नाटकों की।
विच वॉज फेवर्ड बाय ऑल हिज द प्रीडिसेसर्स, और जिसका समर्थन किया उसके सभी अनुयायियों ने, पश्चगामियों ने, यानी जो उसके बाद आए। यहाँ पे CE, ये भी E है, CE, तो उसके सभी अनुगामियों ने इसका समर्थन किया। मैन एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट वर, और मुख्य जो एलिजाबेथन काल के नाटककार थे वो थे विलियम शेक्सपियर, जॉन फोर्ड, जॉन फ्लेचर, जॉन वेबस्टर, फिलिप मैसेंजर आदि। वाइल जबकि जॉर्ज पील, जॉन लिली, थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो वर देयर प्रेडिसेसर्स, ये उनके अनुगामी थे, उनके पूर्वगामी थे, उनके पहले लिखने वाले थे। तो ये सभी जो नाम आए हैं वो सब एलिजाबेथन काल के प्रमुख नाटककार थे। शेक्सपियर वॉज ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट, शेक्सपियर महानतम नाटककार थे इन ऑल ओवर इंग्लिश लिटरेचर, यानी पूरे अंग्रेजी साहित्य में, फॉर ऑल टाइम, टू, हमेशा ही, ऑफ हिज एज, उसके काल। तो शेक्सपियर उनके काल के यानी एलिजाबेथन काल के महानतम नाटककार थे, और साथ में ही पूरे इंग्लिश लिटरेचर में भी वो महानतम ही हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। ग्रेट ड्रामा वर्क इन द एज, और इस काल के अंदर मुख्य जो नाटक लिखे गए थे, सबसे प्रमुख जो कौन कौन से थे, एल्केमिस्ट, टेम्बरलेन द ग्रेट, डॉक्टर फास्टस, जो ऑफ मेल्टा और एडवर्ड सेकंड। यहाँ तक के जो ये 5 जो नाटक हैं ये तो क्रिस्टोफर मार्लो के हैं, यहाँ पे आपको लिख लेना चाहिए। इसके अलावा मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग जॉन, हेमलेट, किंग लियर, ये यहाँ तक शेक्सपियर के नाटक हैं। और आखिरी का एक जो वाइट डेविल नाम का है, ये वेबस्टर का है। तो ये सभी जो नाटक हैं इस काल के मुख्य नाटकों में से एक हैं। तो यहाँ इस नोट में हमने तीनों ही चर्चा कर ली, गद्य की, पद्य की और नाटकों की। तो ये नोट पूरा होता है। आपको हो सकता है कि ये थोड़ा समझ में नहीं आया हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे नाटककारों के नाम हैं और उनसे रिलेटेड जो वर्क्स हैं उनके नाम हैं। तो आपको ये याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा। तो आपको इस एज का सामान्य परिचय, उसकी सामान्य विशेषताएं, और पोएट्री, प्रोज और ड्रामा तीनों के अंदर क्या क्या लिखा गया, क्या क्या इसमें प्रचलन रहे, कौन कौन से लेखक थे और उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, कौन से नाटक लिखे, कविताएं लिखी, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन करनी होगी। तो थैंक यू वेरी मच। आज ये नोट पूरा होता है, आप इसका अच्छे से स्टडी करें।